अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के थ्रू आने वाली टीचिंग जॉब्स की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम हाजिर हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को प्रॉपर ईटा रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इस सिलसिले में सेशन का आगाज कर दिया गया है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने का मकसद क्या है? सेशन में आपके तमाम टॉपिक्स के बार बार रिटन टेस्ट होंगे और आपको पीडीएफ फॉर्म में डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपने लेक्चर्स, अपने कॉन्सेप्ट, सारी चीजें क्लियर करें और फिर बार बार टेस्ट दें। टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट की प्रैक्टिस इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वहां पर आप मिस्टेक्स करेंगे, वो मिस्टेक जो आप पेपर वाले दिन जाकर कर सकते थे, और हम इन अपने सेशंस में आपको बताएंगे कि आपकी मिस्टेक्स कहां पे हो रही हैं और पेपर वाले दिन आप वो कैसे करने से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज किया गया है जिसमें इंग्लिश, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पाक स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज सबके वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा हम पास्ट पेपर्स की सीरीज भी लेकर चल रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि माजी में जो पेपर्स हुए ईटा के थ्रू टीचिंग जॉब्स के लिए उनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी क्या थी। तो एक तो आपको क्वेश्चंस की वैरायटी का आइडिया हो जाएगा और अंदाजा हो जाएगा कि क्या आप सही तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पे आपको यह पता चल जाएगा कि किसी क्वेश्चन के जब 4 ऑप्शंस हो तो उनमें से सही ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करना है। एंड द वेरी थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकेकार आ जाएगा। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे सर्टिफाइड टीचर का पास्ट पेपर जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था। तो आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन बिगर साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशिया में हम 7 मुल्क कंसिडर करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल और भूटान। अब बड़े मुल्क इसमें आप पाकिस्तान और इंडिया को कर लें या साथ बांग्लादेश और श्रीलंका को मिला लें, तो इन मुल्कों में ज्यादा लोग किस चीज पर डिपेंड करते हैं खाने पीने के लिए? तो वो है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। तो ये ज़रूरी मुल्क हैं, अच्छी जमीनें हैं, इस वजह से इनका जो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। बाकी सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, टीचिंग, इंजीनियरिंग, लाइफ स्टॉक वगैरह। नेक्स्ट इंग्लिश से क्वेश्चन है वी हैव टू एक्सपीडाइट आवर एफर्ट्स इन स्टडीज इन ऑर्डर फुली टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। तो यहां पे अंडरलाइन वर्ड है एक्सपीडाइट। तो इसका मीनिंग हमने देखना है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है बढ़ा देना, इजाफा कर देना, एक्सेलरेट कर देना, तेज कर देना। तो इसका आंसर आएगा एक्सेलरेट। नेक्स्ट है फिर इंग्लिश से क्वेश्चन है द टीचर सेड आमना वॉच योर स्टेप्स। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस है, हमने इसकी इनडायरेक्ट नरेशन करनी है। अब आप लोग इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं कि द टीचर, उसके बाद सेड को हम चेंज करते हैं डिपेंड करते हुए कि कोई चीज पूछी गई है, बताई गई है, रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर किया गया है। द टीचर, अब टीचर रिक्वेस्ट तो नहीं करेगी, टीचर ऑर्डर करेगी। द टीचर ऑर्डर्ड आमना टू वॉच हर स्टेप्स। तो ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड आमना टू वॉच हर स्टेप्स, जो हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है इफ 3 आउट ऑफ 7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 4। अब फॉर एग्जांपल जिस नंबर को हम फर्ज कर रहे हैं वो x है, तो 3 आउट ऑफ 7 ऑफ x इज 4। ये हमारे पास क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। देन 3 आउट ऑफ 4 ऑफ द नंबर इज, पहले तो हमें x मालूम करना है, फिर हम देखेंगे कि उसका 3 आउट ऑफ 4 क्या होता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा x को हम इस साइड पर रहने देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 7 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, फ्रैक्शन इनवर्स हो जाएगी और ये हमारे पास हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाय 3। हमने फाइंड आउट करना है कि इसका अगर हमने 3/4 लेना हो तो क्या होगा, यानी कि 3 आउट ऑफ 4 ऑफ x हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है x की वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाय 3, ये हमें फाइंड आउट करना है। 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 28 को जो 4 डिवाइड करेगा आंसर आ जाएगा 7। तो हमारे पास जो 3 आउट ऑफ 4 ऑफ x है ये हमारे पास क्या आ गया है 7। सो आवर राइट आंसर इज 7। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इसे सॉल्व भी किया आप लोगों की आसानी के लिए कि वो फर्जी नंबर x है, तो 3 आउट ऑफ 7 ऑफ x इज इक्वल टू 4। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 28 डिवाइडेड बाय 3 और नेक्स्ट हमने जब उसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है। फिर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर x इज इक्वल टू। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहां पे लिखा है x? इस डायग्राम में ढूंढते हैं, ये लिखा हुआ है। तो हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब पहले नंबर पर तो ये देखें कि ये एंगल आपके पास कुछ यूं बन रहा है। अगर हम देखें x वाला एंगल
तो वो इस लाइन के साथ यू बन रहा है। तो हमने इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब एक स्ट्रेट लाइन का जो ओवरऑल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से कुछ हिस्सा x का है, कुछ हिस्सा a का है। हमें एक्चुअली a मालूम करना है। अगर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हम 180 में से a की वैल्यू माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो एंगल्स साथ साथ होते हैं एक ही लाइन पर वो एक जैसे होते हैं। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर a बराबर है c के, तो a प्लस c प्लस ये वाला जो हमारे पास एंगल है 40 डिग्री, ये कुल मिला के होंगे 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के जो हमारे पास एंगल्स हैं वो कुल मिला के 180 डिग्री होते हैं। अब हम a की जगह c लिख लेते हैं या c की जगह a लिख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं a प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास 2a 40 को हम उधर ले जाते हैं, 180 माइनस 40 140 रह गया। 2 जो है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 140 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 70 डिग्री। अब आपके पास a 70 डिग्री है, टोटल एंगल बनना है 180 का। तो x प्लस a इज इक्वल टू 180। a की वैल्यू आपको पता है कि ये है 70, हम a को दूसरी साइड पे ले जाते हैं इधर, और यहां पर उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे 180 माइनस 70 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। 180 में से 70 माइनस करेंगे 110 डिग्री आएगा, ये हमारा राइट आंसर है। तो अगेन इस चीज को समझ लें कि ट्राइंगल के जो इनर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो टोटली 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपके पास ये एक लाइन के जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू बराबर है, ये a और c जो है ये बराबर है, तो हम दोनों की जगह a लिख लेते हैं क्योंकि वो बराबर है। ये एंगल हमें पता है 40 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई और फिर हमने इसमें a की वैल्यू पुट करके अपने आंसर निकालना है और हमारा राइट आंसर आया है 110 डिग्रीज। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विच हैज द लीस्ट वैल्यू। हमारे पास 4 फ्रैक्शंस हैं, तो इनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है। देखिए जी, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करें। यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 7 है, आप 8 को 7 से डिवाइड करें। 8 डिवाइडेड बाय 9 है, 8 को 9 से डिवाइड करें। 5 डिवाइडेड बाय 6 है, 5 को 6 से डिवाइड करें। 7 डिवाइडेड बाय 9 है, 7 को 9 से डिवाइड करें। और डिवीजन से आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं आप उन आंसर्स को नोट कर लें, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उस फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको यहां पर कुछ ऐसे सॉल्व किया है कि 8 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 1.14 आंसर आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे 0.89, 5 डिवाइडेड बाय 6 0.83, 7 डिवाइडेड बाय 9 0.78। तो डिवीजन करनी तो आप लोगों को आती है ना। जिस तरह कि मैं अगर इस तरह कर लेता हूं 8 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा सकते हैं, ये इस तरह हो गया 7 4। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास सबके वैल्यूज आ गई। देख रहे हैं इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 9। तो इसका हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू पूछते तो 1.14 है, यानी कि ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है और ये फ्रैक्शन जो है हमारे पास इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन है, इसकी जो वैल्यू है वो सबसे कम है, स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ये सल्फर की 2 कलमी शक्लें, तो ये कोएग्जिस्ट करती हैं, एक ही वक्त पर मौजूद होती हैं। तो किस टेम्परेचर पर ये दोनों मौजूद होंगी। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रोम्बिक सल्फर है ये लेस डेंस होती है, मोनोक्लिनिक सल्फर ज्यादा डेंस होती है। और जो दरमियाना टेम्परेचर जिस पर ये दोनों ही स्टेबल हो जाए, क्योंकि 95 डिग्री से अगर आप नीचे जाना शुरू हो जाए तो ये ज्यादा स्टेबल है, ऊपर जाना शुरू हो जाए ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस वो टेम्परेचर जिस पर दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही स्टेबल है, तो वो है हमारे पास 95.5 डिग्री। नेक्स्ट है बायो से क्वेश्चन है पोरिफेरेंस आर आल्सो नोन एज। तो पोरिफेरेंस क्या है। जमीन पर 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इनवर्टिब्रेट के आगे फिर फर्दर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनमें से हमारे पास सबसे सिंपल ग्रुप है पोरिफेरेंस, जिन्हें हम स्पोंजेस भी कहते हैं। तो पोरिफेरेंस का दूसरा नाम क्या है, स्पोंजेस। ये फाइलम पोरिफेरा कंसीडर होता है। As people grow older, the dash of learning declines. लोग बूढ़े होते हैं तो कौन सी एबिलिटी कम होती है, लर्निंग की एबिलिटी कम होती है, तो हम कहेंगे the power of learning declines। तो उनकी जो सीखने की ताकत है वो कम हो जाती है। पाकिस्तान इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। दुनिया में कॉटन पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में पहले नंबर पर इंडिया है।
फिर हमारे पास चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर ब्राजील है और 5वें नंबर पे है पाकिस्तान। वैसे तो हमने लिस्ट पूरी दी है। 6ठे नंबर पे उज्बेकिस्तान है, 7वें पे तुर्की है, 8वें पे ऑस्ट्रेलिया, 9वें पे अर्जेंटीना और 10वें पे माली है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो 5वीं पोजीशन पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तान 5वें नंबर पे आपको मिलेगा। पहले 4 तो बहुत ज्यादा है, उनकी जो कॉटन प्रोडक्शन है वो हमसे बहुत आगे। द रिच शुड नॉट लुक डाउन, यहां पे हमने देखना है कि इसके साथ कौन सा वर्ड आता है, तो लुक डाउन के साथ अपॉन आता है। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, अमीर को गरीब की तरफ हकारत से या कमतरी की निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये इडियम बन जाता है लुक डाउन अपॉन, यानी कि किसी को इंफीरियर निगाह से देखना। इफ अ क्वीन इज फ्लिप्ड, आप एक क्वीन ऊपर फेंकते हैं, देन प्रोबेबिलिटी टू गेट अ हेड इज, अब एक क्वीन की 2 साइडें होती हैं, हेड और टेल। अब आप ऊपर फेंकते हो, हेड आने के चांसेस 50-50, टेल आने के चांसेस 50-50, तो हमारे पास जो है वो हेड आने के चांसेस 1 आउट ऑफ 2 होंगे, यानी कि 50% होंगे। द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड, अच्छा एक एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तादाद में बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे ये हमारे पास होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर हम प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जिन पर न्यूट्रल कंडीशन होती है, कोई चार्ज नहीं होता, अगर हम इन दोनों को जमा कर लें तो वो क्या कहलाएगा, वो एटॉमिक मास कहलाएगा। जिस तरह कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन उसके बाद 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो 12 उसका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास का जो कांसेप्ट है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर बनता है, तो हमारा आंसर होगा मास नंबर। पिनवर्म क्या है, पिनवर्म इज राउंडवर्म। पिनवर्म जिसे हम इंटेरोबायस वर्मिकुलरस भी कहते हैं, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है, यह हमारे पास एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, हमारी इंटेस्टाइन्स में रहता है। तो इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, या फिर हम इसे कॉमनली किस नाम से जानते हैं, हम इसे कॉमनली जानते हैं राउंड वर्म्स के नाम से। सो इट इज अबाउट पिनवर्म, यहां पर आपको ये पिनवर्म दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एम्फीबियंस हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग्स और टोड्स, इनके हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, तो इनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। यहां पर याद रखिए कि वर्टिब्रेट्स में जो हमारे पास सबसे सिंपल ग्रुप है फिशेस हैं, तो फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है। उनसे बेहतर एम्फीबियंस आ जाते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स जिनका हार्ट जो है कुछ केसेस में 3 चैम्बर्ड है और कुछ केसेस में 4 चैम्बर्ड तक पहुंचा हुआ है। और अगर हम बात करें सबसे एडवांस ग्रुप की यानी कि ह्यूमंस की और दूसरे मैमल्स की, तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। लेकिन यहां पर बात हो रही है एम्फीबियंस की, तो एम्फीबियंस के पास 2 एट्रियम है राइट और लेफ्ट और 1 वेंट्रिकल है। सो राइट आंसर विल बी 3। एम्फीबियंस है 3 चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सेंसेस। जो 5 सेंसेस होती हैं उनमें इनमें कौन सी चीज है जो उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, तो सेंसेस होती हैं आईज के जरिए विजन, नोज के जरिए स्मेल, टंग के जरिए यानी कि जुबान के जरिए टेस्ट, स्किन के जरिए टच और ईयर्स के जरिए लिस्न। ये हमारी 5 सेंसेस हैं और ये हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सी चीज है जो सेंस में नहीं आती। विजन आ गया सेंस में, टच भी आ गया, स्मेल भी आ गया, तो थॉट जो है ये आपकी सेंस कंसीडर नहीं होगी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द सेंसेस, थॉट इज नॉट अमंग द सेंसेस। द हाउसेज एट मोहेंजो-दाड़ो वर मेड ऑफ, जो पुरानी तहजीब थी मोहेंजो-दाड़ो की, वहां पर घर किस चीज से बने हुए थे, घर बने हुए थे गारे से, गारे की ईंटें, तो मड ब्रिक्स हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उस जमाने में ये भट्टों वगैरह का रिवाज नहीं था, पक्की ईंटों का रिवाज नहीं था। द पीपल ऑफ डैश वर पीसफुल फार्मर्स, कहां के लोग पुरअमन किसान थे, तो इंडस वैली यानी कि दरिया सिंध की जो तहजीब है यहां के लोग पुरअमन किसान थे। डैश वॉज अ मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर की जो रियासत थी उसके मुस्लिम कमांडर थे सुल्तान हैदर अली, और फिर आगे इनके बेटे थे सुल्तान फतेह अली जिन्हें हम टीपू सुल्तान के नाम से भी
जानते हैं। सुल्तान हैदर अली वाज मुस्लिम कमांडर इन द स्टेट ऑफ मैसूर। अकबर बादशाह है, ये आप जानते हैं। शेर शाह सूरी या शेर खान, ये भी बादशाह थे ओवरऑल। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये एक अरब हमलावर थे, अरब फातेह थे। तो यहां पे हमारा राइट आंसर हैदर अली रहेगा। फिर इंग्लिश से एक क्वेश्चन है, एज स्टूडेंट्स वी शुड बी कंसर्न्ड, उसके बाद प्रेपोजिशन कौन सी आनी है, इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो यहां पर डैश में हम देखेंगे कि कंसर्न के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। एज स्टूडेंट्स वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इन्वायरमेंटल चेंजेस, राइट आंसर विल बी अबाउट। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट 2 आउट ऑफ 5 इनटू परसेंटेज। अच्छा जी, जब आपके पास इस तरह की फ्रैक्शन और आपने परसेंटेज निकालनी है तो बहुत सिंपल होता है कि जिस तरह आप अपने मार्क्स निकालते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे आपके पास ये एक फ्रैक्शन पहली बनी बनाई है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को जब आप इससे करेंगे डिवाइड तो ये 20 मल्टीप्लाई टू 40, तो 40% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास he cannot be dash his incompetence, he cannot be excused for his incompetence, ये हमारे पास यहां पे राइट आंसर आएगा। he cannot be excused due to, ये भी नहीं आना, excused with भी नहीं आना, asked to be excused भी नहीं आना, excused for जो है हमारे पास राइट आंसर है। they were all shocked at his failure in the competition, ये एक सेंटेंस है। फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस अबव, हमने देखना है इस सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है। तो हमारे पास यहां पे एरर नहीं है, ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, तो ये एक पैसिव सेंटेंस है, तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यहां पे आ रही है, तो नो एरर इज फाउंड इन दिस सेंटेंस। फिर हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है, शी सेड व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज, ये एक तरह का आप कह लें इजहार है, एक्सप्रेशन है। तो हमने इसकी नरेशन चेंज करनी है, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, हम इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे। शी एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सप्रेशन आ रहा है, शी एक्सक्लेम्ड दैट, दैट आ जाएगा, फिर चूंकि एक्सप्रेशन है तो एज इट इज आ जाएगा, बस उसकी जो आप कह सकते हैं कि टेंस है वो चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ लवली ड्रेस इट वाज, ये इसका राइट आंसर है, सी वाला। नेक्स्ट मैथमेटिक्स से एक और क्वेश्चन है, इफ x इज एनी वैल्यू लार्जर देन 0, शुरू में कह रहे हैं कि x कोई ऐसी वैल्यू है जो कि 0 से बड़ी है, और हमारे पास इक्वेशन है 2x - 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बहुत सिंपल है, हम इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1। हम क्या कर लेते हैं, ये जो 1 डिवाइडेड बाय 2x है इसको इस साइड पे ले आते हैं, यहां पे प्लस की वैल्यू यहां पे आके माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन अब क्या बन रहा है, 2x - ½ x इज इक्वल टू 1 + 1। अब इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप इसको वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में ले जाकर कर लें, या फिर 2 में से आप हाफ को माइनस कर दें, ये सिंपली आपके पास आ जाएगा 1.5x, और ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 2, तो x विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1.5। अब आप ये डेसिमल को सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका राइट आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 डिवाइडेड बाय 3। इफ x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो इस वैल्यू ये जो हमारे पास क्वेश्चन है x² + rx - 20 इज इक्वल टू 4, इसमें r की वैल्यू फाइंड आउट करें, कर लेते हैं। x² + rx - 20 इज इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 3 वैल्यू है 3² + rx, x की जगह 3 आ जाएगा तो 3r हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 3r, -20 को उधर ले जाते हैं, 4 - 20 ये आपके पास हो जाएगा -16। अच्छा 9 को भी उधर ले जाते हैं, ये आपके पास उधर इधर जमा का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा -16 - 9, ये हो जाएगा -25। तो यहां पर हमने इसे क्या करना है, अच्छा 4 को उधर ले जाके जमा का करना था, तो जब हम 4 को उधर ले जाकर जमा का करेंगे तो हमारे पास ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 4 + 20 ये हमारे पास हो जाएगा 24 एक्चुअली, तो 24 है ये यहां पर इसकी जगह पे, और 24 माइनस जो 9 है वो हमारे पास आ जाएगा
15। अब ठीक है, तो 3r इज इक्वल टू 15 आ गया। अब जो 3r बराबर है 15 के, तो आपने 3 को दूसरी साइड पे ले जाना है। जब 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे उसको डिवाइड कर देगा, ये 15 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 5। तो हमारा राइट आंसर होगा 5, r की वैल्यू 5 आ गई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम इफ अ डिस्काउंट ऑफ 20% रिड्यूस द प्राइस टू ₹100। अच्छा, सिंपली आप यहां पर देख सकते हैं कि एक चीज है जो कि 100 रुपए में सेल हुई है, क्योंकि उस पर डिस्काउंट लगाया गया 20%, तो हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास कि चीज कितने में सेल करनी है। सेलिंग प्राइस है हमारे पास ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हमें यहां पे ओरिजिनल प्राइस मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस है 100, ओरिजिनल प्राइस हम यहां पे लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल x लिख लेते हैं, और जो डिस्काउंट है वो 20% है, तो 20% लिख लें या 20 डिवाइडेड बाय 100 लिख लें। तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट किस चीज पर दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है ओरिजिनल प्राइस पे। तो डिस्काउंट ऑफ x है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो 100 आपके पास बराबर हो जाएगा x माइनस, अब 20 को 100 से डिवाइड करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.2x। तो 1x में से जब आप 0.2x को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.8x इक्वल टू 100। अब आप 0.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको दूसरी साइड पर ले जाके डिवाइड कर दें। तो जब आप 100 को डिवाइड करेंगे 0.8 से, तो आपका आंसर आएगा 125, यानी कि ये आपके पास राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। कि एक चीज है उसकी ओरिजिनल प्राइस डेफिनेटली ज्यादा ही होगी, क्योंकि डिस्काउंट करने के बावजूद भी आपको वो चीज जो है वो 100 रुपए में मिल रही है। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो आपके पास 125 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। अच्छा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है जिसके पास आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, वाफर है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास ट्रेंड है उसमें अगर हम देखें तो यहां पर कलर्स की फॉर्म में शो किया गया है। जो रेड कलर में एलिमेंट दिखाए गए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी सबसे ज्यादा है। तो इन तीन एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की और क्लोरीन की, और इनमें से भी सबसे ज्यादा है हमारे पास फ्लोरीन की। सो फ्लोरीन इज द राइट आंसर। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। तो ये हमारे पास अगर आप देखें यहां से उधर जाएं तो आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज। शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वैसे तो शीशे की बड़ी किस्में, लेकिन यहां पर हम जनरलाइज कर रहे हैं कि कोई भी शीशा। तो शीशे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के जो हमारे पास फार्मूला है, यानी कि हमने जो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है c डिवाइडेड बाय v, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। के वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसको हमने डिवाइड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में जो स्पीड की लाइट है, लाइट की स्पीड है, तो यहां पर अब सिलसिला यूं है कि वैक्यूम के अंदर ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो ग्लास में होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो 10⁸ है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल एक्सप्रेसेस। ये फ्रेज क्या मतलब बता रही है? टू हैव योर हैंड्स फुल, इस फ्रेज का मतलब है कि आपके पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम हो, इतने काम कि आपसे हैंडल ना हो पा रहे हो। टू हैव टू मेनी थिंग्स टू डू, दैट इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग पार्टीशन डैश ऑफ मुस्लिम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट केम टू पाकिस्तान। हिजरत के वक्त कितनी तादाद में लोग दूसरे हिस्सों से पाकिस्तान आए थे? तो ये लाखों में थे। आंसर विल बी मिलियन, 100 नहीं है, थाउजेंड्स नहीं है, अरबों तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलियन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। हमने देखना है यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आती है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है। माई मदर ऑफर्ड मी मिल्क बट फॉर माई लाइफ आई कुडंट ड्रिंक इट। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है बट फॉर माई लाइफ, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि मैंने अगरचे बड़ी कोशिश की पीने की लेकिन नहीं पी सका, तो ये इसके क्या होगा, हाउएवर हार्ड आई मे ट्राई बट फॉर माई लाइफ का जो मतलब है वो ये है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो काम नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास -12, इसकी एब्सोल्यूट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होती है। तो -12 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमारे पास 12 आएगी। 12 इज द राइट आंसर, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इफ 8x - 3y is equal to 24 and y is equal to 0, देन x को फाइंड आउट करें। ठीक है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी गई है, दूसरे को फाइंड आउट करना है। तो 8x - 3y is equal to 24। अब y की वैल्यू चूंकि 0 है तो उसके साथ लगा वो कोई भी नंबर 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्चुअली ये तो गया खत्म, बाकी रह गया 8x is equal to 24, क्योंकि 3 ने 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाना है। अब 8 जहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर आकर हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाय 8, द राइट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ 3, 7 एंड x इज 18, देन द एवरेज ऑफ 3, 7 एंड x इज। भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे x को मालूम करने की जरूरत ही नहीं है। 3 नंबर्स हैं और उनका एवरेज आ गया 18, तो हम 18 को 3 से डिवाइड कर दें, उनका सम एक्चुअली 18 आ गया है, तो अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। राइट आंसर विल बी 6। तो 3 नंबर है 3, 7 और x, हमें उन्होंने x मालूम करने को कहा ही नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि उनका जो टोटल है वो 18 है, तो उसका एवरेज बताएं। तो एवरेज निकालने के लिए हमने टोटल को टोटल नंबर्स पे डिवाइड करना होता है। 18 इनको जमा करने से हासिल हुआ है और 3 नंबर हैं, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। द कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर इज, अब वाटर का जो कंजुगेट एसिड होता है वो कौन सा होता है, तो अगर वाटर को एक और प्रोटॉन मिल जाए और उसका कंजुगेट एसिड बने तो बनेगा H3O पॉजिटिव, जिसे आप हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं, इसे आप हाइड्रोनियम आयन का नाम देंगे। इट इज कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज इक्वल टू, किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अच्छा, एटम्स में क्या होता है, एक पहला शेल होता है, आप उसे नाम देते हैं K, फिर उसके बाहर एक और शेल होता है, आप उसे नाम देते हैं L, फिर उसके बाहर एक और शेल होता है, उसे आप नाम देंगे M, फिर उससे बाहर एक और शेल होता है जिसे आप नाम देंगे N। अब छोटे एटम्स में डेफिनेटली एक शेल होता है, उससे बड़े एटम्स में 2, उससे बड़े एटम्स में 3, उससे बड़े एटम्स में 4। तो अब ये जो नंबर ऑफ शेल्स हैं हमने देखना है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका फार्मूला है 2n²। यानी कि अगर हमने देखना हो कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो n की जगह 1 लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। दूसरे शेल में हम n की जगह 2 लिख के देख लेते हैं, क्योंकि n है नंबर ऑफ शेल कि शेल कौन से नंबर वाला है, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, तीसरे शेल में देखने 3 का स्क्वायर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 2 18, तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चौथे शेल में 4 का स्क्वायर लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो चौथे शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास होंगे 32। तो इस तरीके से हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है 2n²। The philosopher who for the first time mentioned the importance of play in education was, कौन सा फिलोसोफर था जिसने कहा था कि स्पोर्ट्स की बड़ी अहमियत होती है एजुकेशन में। ही वॉज प्लेटो, जिसे आप अफलातून के नाम से जानते हैं। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव हायर। अच्छा, साउथ एशियन कंट्रीज मैं आपको पहले भी बता चुका कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है, श्रीलंका का हो रहा है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इन सारे कंट्रीज में क्या चीज ज्यादा है, यहां पे बर्थ रेट ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो इन्हीं ममालिक की है। तो साउथ ईस्ट में अगर आप चले जाएं तो ये आपके पास ममालिक आ जाएंगे, चाइना वगैरह इस तरह के कंट्रीज हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज द मेन कंपोनेंट। 4 तरह के आपके पास मॉडल्स हैं टीचिंग के, तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जो है वो किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो बेसिक टीचिंग मॉडल के जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। ये पेडागोजी से क्वेश्चन था। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू टाउन्स अरेबिया वाज मेनली,
कुछ कस्बों को छोड़कर अरब जो था वो क्या था, अरब यानी कि सऊदी अरब बेसिकली एक डेजर्ट लैंड है जिसमें दूर दूर तक सहरा है, रेत के ऊंचे टीले हैं और दरमियान में कहीं कहीं पर नखलिस्तान है यानी कि सरसब्ज इलाके हैं, खजूरों के बागात हैं, लेकिन वो चंद कस्बों तक बात महदूद है। अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। अच्छा, जो बंदा नॉलेज और लर्निंग का हेटर हो आप उसे क्या कहेंगे? भाई इनमें से कोई भी आंसर इसमें फिट नहीं होता। इसका राइट आंसर है मिसोलॉजिस्ट। यहां पे ये मिसोलॉजिस्ट बनता है MISOLOGIST। मिसोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु डिसलाइक्स, हु हेट्स लर्निंग, नॉलेज और रीजनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी मीन्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज को इंटेंसिफाई कर देना, मजीद ज्यादा कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा टू इंक्रीज। स्नो कवर्ड द हाउसेस, ये आपके पास एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द हाउसेस वर कवर्ड विद स्नो, तो यहां पे हमारे पास वर वाला जो सेंटेंस है वो ठीक होगा। कुछ जगहों पर बाय स्नो भी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी पहले वर आना जरूरी है, तो हमें द हाउसेस वर कवर्ड बाय स्नो वाला तो यहां पे कोई नजर आ नहीं रहा, तो हमारा राइट आंसर होगा द हाउसेस वर कवर्ड विद स्नो। नेक्स्ट है हमारे पास अ मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर, part of which he sells at 8% profit and rest at 18%, he gains 14% of the whole, the quantity sold at 18% profit is। 1000 किलो है, उसमें से कुछ उसने 8% मुनाफे पर बेची, कुछ 18% मुनाफे पर बेची। जो टोटल उसे मुनाफा मिला सब पर वो 14% के हिसाब से पड़ा उसे। तो हमने देखना है कि 18% के हिसाब से उसने कितनी सेल की है, तो हम कह देते हैं कि 8% के हिसाब से उसने इतनी सेल कर दी। हमें नहीं मालूम कितनी सेल की है लेकिन इतनी सेल कर दी 1000 किलो में से, और 18% के हिसाब से उसने सेल कर दी है 1000 में से ये x निकाल दें, बाकी उसने 18% के हिसाब से सेल कर दी है। और 14% मुनाफा उसे किस पे मिला है? 14% मुनाफा उसे मिला है 1000 किलो पर। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 8% की जगह आप 8 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, आपके पास वो आ जाएगा 0.08, उसको x से मल्टीप्लाई कर दें। 18% की जगह आ जाएगा 0.18, क्योंकि आप 18 को भी 100 से डेफिनेटली डिवाइड करने वाले हो। अंदर ये ब्रैकेट क्या आ जाएगा 1000 माइनस x। 14 आ जाएगा आपके पास 0.14, इसको भी आपने 1000 से यहां पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। 0.08x प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, जब 0.18 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, और जब 0.18 को x से करेंगे तो एक तो माइनस का साइन आएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस 0.18x, और ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? ये आपके पास 1000 को 14 से मल्टीप्लाई करने से डेफिनेटली 14000 आएगा, लेकिन हमने वो डेसिमल भी तो लगाना है ना 2 डिजिट से पहले। ये मैं लेक्चर्स के दौरान भी सिखाता रहता हूँ चीज। तो ये बाकी आपके पास क्या रह गया 140 रह गया, क्योंकि डेसिमल के बाद आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम 180 को उधर ले जाते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0.08 में से आप माइनस करें 0.18 तो ये आ जाएगा माइनस 0.10x, ये बराबर हो जाएगा 140 में से 180 माइनस करें, ये माइनस 40 रह जाएगा, क्योंकि 180 को आपने उधर माइनस में ले जाना ना, तो ये आपके पास माइनस के साइन कैंसिल हो गए। ये जो आपके पास यहां पर 0.1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर ले जाए तो वहां पे डिवाइड हो जाएगा। जब 40 को आप डिवाइड करेंगे 0.1 से आपके पास आंसर आ जाएगा 400। तो x की वैल्यू है 400, उसने 400 किलो जो है वो बेची है 8% मुनाफे से, तो बाकी कितनी उसने बेची है 18% मुनाफे में से? 1000 किलो में से 400 किलो निकाल दें तो 600 किलो जो चीनी है वो मर्चेंट ने, दुकानदार ने बेची है 600 किलो चीनी 18% मुनाफे पर। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो यहां पर आप इसको समझ लें कि 88% उसने, हमने फर्ज किया है कि 8% के हिसाब से उसने जो सेल की है वो x kg है, 18% के हिसाब से जो सेल की है वो 1000 माइनस एक्स, यानी कि टोटल 1000 थी ना, उसमें से x निकल गई, बाकी 1000 माइनस एक्स उसने इस मुनाफे पर बेच दी, और टोटल उसे 14% मुनाफा आया 1000 किलो पर। तो हमने अब इसको फर्दर सॉल्व किया है कि 8 को भी 100 से डिवाइड किया, 18 को भी 100 से डिवाइड किया, 14 को भी 100 से डिवाइड किया, क्योंकि वो परसेंटेज में है, हम उनको नंबर्स में ला रहे हैं, और बाकी फिर आपने सिंपल जो अलजेब्रा जिस तरह हम सॉल्व करते हैं वैसे करना है।
नेक्स्ट है 0.5000, ये किसके बराबर है? अब मैंने बताया था कि जब आप डेसिमल में लिखते हैं तो डेसिमल के एंड पे आने वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये है आपके पास 0.5, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह 1, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना इतना आसान होता है। नेक्स्ट फिर एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि a वैल्यू है माइनस b वैल्यू है और उसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ठीक है, जो फार्मूला है मैथमेटिक्स का, a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये a माइनस b का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू ये है, b की ये है। a की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2, ये b की वैल्यू है। इसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर पहली वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू। अब आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा 3। यहां पर 2 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी रह जाएगा 2 माइनस 2। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज हैं, आप इनको स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ये एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा 6। राइट आंसर विल बी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो जाता है मुकम्मल। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का हिस्सा कंप्लीट करेंगे। मैं अगेन बताता चलूं कि एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तैयारी का आगाज हो चुका है, तैयारी करवाई जा रही है। आप ऑलरेडी मतलब आपसे पहले लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर आप इन टाइम अभी भी तैयारी शुरू कर देते हैं और मजीद सेशंस मिस नहीं करते तो आप अभी से अपने आप को एक्सेलरेट कर देंगे, अपनी तैयारी के प्रोसेस को बढ़ा देंगे और डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स आएंगे। हमारे सेशन का आगाज 1 मार्च से है, तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपका जो पीछे सेशंस में कमी रहेगी वो सारी कवर करवा के आपको प्रेजेंट सेशन का हिस्सा बना दिया जाएगा, ताकि आपके मजीद कोई दिन भी वेस्ट ना हो। इंग्लिश पेडागोजी चल रही है, इसके बाद मैथमेटिक्स और जनरल साइंस और फिर डेफिनेटली बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमने शुरू करने हैं। तो आप बिल्कुल तरतीब से सारे जो लेक्चर्स हैं, जो चीजें हैं वो हासिल कर सकते हैं। और हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545 या फिर 0342447091। और मजीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एमके प्रिपरेशंस को। यूट्यूब पर जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हमारे चैनल पर फौरी तौर पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।